चलिए अब हम बात करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। देखिए, while each of the membranous organelle is distinct in terms of its, भले ही अलग अलग ऑर्गेनल अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के टर्म में अलग अलग हो, लेकिन मेन कई सारे ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जिनका फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मेनी ऑफ these are considered together as an endomembrane system। चार ऑर्गेनल आपको पढ़ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अलावा आपको पढ़ने हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर पढ़ने आपको लाइसोसोम्स और है वैक्यूल्स। तो ये चार ऑर्गेनल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये फॉर्मेशन करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स, इनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन इन चारों से एसोसिएटेड नहीं है या फिर इनसे रिलेटेड नहीं है। Since the function of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, मतलब इन चारों से माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसलिए हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते। तो हम यहाँ पे एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करने के बाद हम ये बता पाए कि साइटोप्लाज्म के अंदर, यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ नेटवर्क का रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड होते हैं और इनको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। कह रहे हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सेल के अंदर जो स्पेस है इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड कंपार्टमेंट होगा इसको बोलेंगे हम लोग ल्यूमाइनल, और जो साइटोप्लाज्म में होगा जो बाहर की तरफ होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इसको बोलेंगे हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमाइनल कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो आपको स्पेस दिखाई, जो कंपार्टमेंट दिखाया जा रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग ल्यूमाइनल। ल्यूमाइनल और यहाँ पे क्या भरा हुआ है? ये सब भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमाइनल, एक्स्ट्रा ल्यूमाइनल कंपार्टमेंट। देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस पर अक्सर राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होगा तो ये स्मूथ अपीयर होंगे। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनका काम होता है इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए, हम जैसा कि जानते थे हम कि जो राइबोसोम्स होते हैं इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और सेक्रेशन में। उसके अलावा कुछ और खास बात है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इनमें दो लेयर पाई जाती है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। तो ये आउटर लेयर का कंटिन्यूएशन होता है। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आउटर लेयर का कंटिन्यूएशन होता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका मेजर काम जो होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ द लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम लिपिड की सिंथेसिस करना, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। उसके अलावा इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द एसीआर। एसीआर में कुछ लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन की भी सिंथेसिस होती है एनिमल सेल्स के अंदर। देखिए, आपको यहाँ पे दिखाया गया न्यूक्लियस दिखाया गया, न्यूक्लियर पोर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको राइबोसोम दिखाया जा रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अगर राइबोसोम अटैच होंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए हम गोल्जी एपरेटस की बात करते हैं। देखिए, 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। तो अभी आपने पढ़ा था ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और यहाँ पे रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, और इस स्ट्रक्चर का उन्होंने नाम रख दिया अपने नाम के बाद गोल्जी बॉडी, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग गोल्जी एपरेटस। दिस वेर नेम
दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। जो गोल्जी apparatus या फिर जो गोल्जी बॉडी होती है ये बनी होती है फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स की, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टर्नी। और इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। और ये जो होते हैं ये पैरेलली स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे से, इस तरह से इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। आपस में एक दूसरे से ये स्टैक्ड होते हैं और इनका नंबर वेरी कर सकता है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो गोल्जी सिस्टर्नी होती है ये पाई जाती है नियर द न्यूक्लियस, और इनमें दो फेस होते हैं इस तरह से। जो आपको बाहर की तरफ जो कॉन्वेक्स साइड आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स सिस। इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स सिस, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस जो आपको ये कॉन्केव साइड दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्केव ट्रांस, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मैच्योरिंग फेस। वे डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस आर फॉर्मिंग। देखिए उससे पहले आप फिगर देख लीजिए, ये आपको सिस्टर्नी दिखाया गया। The forming phase and concave trans are maturing phase. The cis and trans phases of the organelle are entirely different but interconnected. देखिए जो cis और trans phase होती है ये आपस में एक दूसरे से अलग होती हैं लेकिन एक दूसरे से ये कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड होती हैं। देखिए जो गोल्जी apparatus होता है इनका काम होता है पैकेजिंग मटेरियल। द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। इनका जो काम होता है वो होता है मटेरियल के पैकेजिंग करना, टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, या फिर जो मटेरियल के पैकेजिंग करेंगे इनको इंट्रासेलुलर टारगेट को ये डिलीवर कर देंगे या फिर ये सेल के बाहर रिलीज कर देंगे, सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। जो मटेरियल पैकेज होता है वो पैकेज होता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल from ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। यहाँ पे क्या होता है जो मटेरियल यहाँ पे फ्यूज करता है cis और फॉर्मिंग फेज से और ये पास करता है टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। और यहाँ पे मेटल की पैकेजिंग हो जाती है। पैकेजिंग होने के बाद चाहते हैं इनको इंट्रासेलुलर टारगेट में डाल दिया जाएगा, या तो इनको इंट्रासेलुलर टारगेट को डिलीवर कर दिया जाएगा या फिर सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो पैकेजिंग होती है ये वेसिकल्स के फॉर्म में होती है। मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। और ये एक्सप्लेन करता है कि जो गोल्जी apparatus होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्यों पाए जाते हैं। देखिए जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर प्रोटीन को डाल दिया जाएगा और जो प्रोटीन होगी ये फ्यूज करेगी आपके सिस फेज से, कॉन्वेक्स सिस फेज से, और यहाँ पर इनका मूवमेंट होगा, यहाँ पर कुछ इनके अंदर चेंजेस होंगे और यहाँ पर प्रोटीन को फिर कुछ और मॉलिक्यूल जोड़ दिए जाते हैं, इनकी पैकेजिंग हो जाती है और ट्रांस फेज से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। A number of proteins synthesized by the ribosome, राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन सिंथेसाइज की गई on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus। देखिए प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और उसके बाद फिर ये गोल्जी apparatus से मूव करते हैं। यहाँ पर क्या होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। प्रोटीन्स के अंदर पैकेजिंग होती है, इनका मॉडिफिकेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज से रिलीज करने से पहले गोल्जी apparatus के अंदर इनका कुछ मॉडिफिकेशन होता है। गोल्जी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर या गोल्जी apparatus में ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। मतलब प्रोटीन से यहाँ पर ये आपको दिखाया गया ये प्रोटीन है, प्रोटीन से जोड़ दिया गया कार्बोहाइड्रेट तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे लिपिड के साथ जोड़ दिया गया कार्बोहाइड्रेट को तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्लाइकोलिपिड। चलिए अब हम लाइबोसोम्स की बात कर लेते हैं। जो लाइबोसोम्स होते हैं ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपने पढ़ा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, फिर आपने पढ़ा रेटिकुलर स्ट्रक्चर, फिर आपने पढ़ा वेसिकुलर स्ट्रक्चर।
ये बने होते हैं फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द गोल्जी एपरेटस। देखिए जो लाइसोसोमल जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल होती है इनके अंदर पाया जाता है ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, जैसे कि लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस एंड न्यूक्लियसेस। प्रोटीज लाइपेसेस क्या करेगा, लिपिड को तोड़ेगा। प्रोटीएसेस क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। कार्बोहाइड्रेसेस क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा ऑप्टिमली। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एक्टिव होती हैं एसिडिक पीएच पर, मतलब एसिडिक पीएच का मतलब लेस देन 7 पीएच पर ये एक्टिव होती हैं। दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। देखिए जो लाइपेज होता है ये लिपिड को डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, कार्बोहाइड्रेसेस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, और जो न्यूक्लियसेस है ये डाइजेस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड्स को। मतलब अगर ये सेल के अंदर रिलीज हो गया तो इन सारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देंगे, तो इसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। इसीलिए इसीलिए लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। चलिए अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं और ये पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इनके अंदर स्टोर होता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कुछ और भी मटेरियल जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। जो वैक्यूल्स होता है इनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट। अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स पाया जाता है ये सिंगल होता है, एक होता है, और लगभग 90% तक सेल के वॉल्यूम को ये ऑक्युपाई करता है। इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है इनके अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल्स ये हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स ये हैं। इसका मतलब जो वैक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स का नंबर होता है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, into the vacuoles. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के कंपेरिजन में जो मॉलिक्यूल्स का कंसेंट्रेशन होता है वो वैक्यूल्स के अंदर ज़्यादा होता है। अमीबा में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब ये बॉडी से वाटर के और इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मेंटेन करता है। एंड एक्सक्रेशन, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का दो काम, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। इन मेनी सेल एज इन प्रोटिस्ट की बात करें तो इनके अंदर पाया जाता है फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय द एनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने के बाद इनके अंदर फॉर्मेशन होता है फूड वैक्यूल का। तो ये स्टेटमेंट आपको प्रोटिस्ट के लिए याद कर रखना है कि प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जब तक हम माइटोकॉन्ड्रिया को पूरी तरह से स्टेन न करें ये हम माइक्रोस्कोप के थ्रू इजीली विजुलाइज्ड नहीं कर सकते हैं। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है पर सेल ये वैरी करता है और ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की जैसी एक्टिविटी होगी उसी हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा। देखिए अगर हम शेप और साइज के टर्म में बात करें तो इनमें भी काफ़ी वेरिएशन पाया जाता है। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है, जो टिपिकल शेप होता है वो होता है सॉसेज शेप्ड या फिर ये होता है सिलेंड्रिकल शेप होता है और इनका डायमीटर होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर और एवरेज होता है 0.5 माइक्रोमीटर। ये आपको डायमीटर दिखाया जा रहा है और जो इनका लेंथ होता है ये हो सकता है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। और हर माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनमें होती है एक इनर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इनके ल्यूमेन को टू अक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख लीजिए, ये आपको दिखाया गया है आउटर मेम्ब्रेन
और ये आपको दिखाया गया इनर मेम्ब्रेन। अब देखिए इनमें जो ल्यूमेन था, अब इस ल्यूमेन को इन्होंने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया आपका आउटर और ये हो गया इनर कंपार्टमेंट। इसको बोलेंगे हम लोग आउटर कंपार्टमेंट, और जो अंदर आपको दिखाया जा रहा है इसको बोलेंगे हम लोग इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। देखिए जो इनर कंपार्टमेंट होता है इसके अंदर फिल्ड होता है डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। तो आप फिगर में यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं कि जो इनर कंपार्टमेंट है यहाँ पर फिल्ड है कुछ सब्सटेंस है यहाँ पर जिसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स बोला जाता है। देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है ऑर्गेनेल की, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये नंबर ऑफ इनफोल्डिंग बनाती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टा। तो क्रिस्टा का फॉर्मेशन हुआ बाय द इनर मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। देखिए ये जो अंदर की तरफ ये इनफोल्डिंग हो रही है यही फॉर्मेशन कर रही है क्रिस्टा का। क्रिस्टा या हम इसको बोलेंगे क्रिस्टी का फॉर्मेशन कर रही है। और क्रिस्टा का काम क्या है कि जो क्रिस्टी होती है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। देखिए ये जो दो कंपार्टमेंट होते हैं इनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक एंजाइम्स होती हैं एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से जुड़ी हुई कुछ इनकी अपनी अपनी एंजाइम्स होती हैं। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ पर सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए जो मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स में होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, उसके अलावा कुछ होते हैं अभी आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स होता है और कौन सा 70S वाला। उसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डिवाइड करता है बाय द फिशन। चलिए अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। देखिए जो प्लास्टिड्स होती हैं ये पाई जाती हैं सभी प्लांट सेल में, उसके अलावा ये पाई जाती हैं यूग्लिनोइड्स में। इनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि ये लार्ज होती हैं और इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, और ये जो पिगमेंट होती हैं ये प्लांट्स को स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं। देखिए पिगमेंट्स के बेसिस पर हम प्लास्टिड्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसके अलावा कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो इनके अंदर होते हैं फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। उसके अलावा कुछ और पिगमेंट होते हैं, और ये प्लांट्स को येलो ऑरेंज या रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस प्लास्टिड होती हैं, और इनका शेप और साइज वेरी कर सकता है और इनके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर्ड होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है इनके कुछ और भी टाइप्स हैं जैसे कि अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एलिरोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट होता है ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को जैसे कि स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो, पोटैटो में पाया जाता है। इलायोप्लास्ट की बात करें तो स्टोर करता है ऑयल्स को और फैट्स को। अगर हम एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो ये स्टोर करता है प्रोटीन्स को। अगर हम मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करें ग्रीन प्लांट्स में पाए जाने वाले, अगर मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये पाए जाते हैं मीजोफिल सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। और इनका जो शेप हो सकता है वो हो सकता है लेंस शेप्ड, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड और रेबल लाइक ऑर्गेनस। और इनका जो लेंथ होता है वो होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। इनका जो विड्थ होता है वो होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। और इनका जो नंबर होता है वो वैरी कर सकता है। देयर नंबर वैरीज फ्रॉम 1% इन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में एक सेल में एक पाया जाता है। अगर हम ग्रीन एल्का की बात करें तो इनमें पाया जाता है 420 to 40 पर सेल इन द मेसोफिल।
देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इनमें दो लेयर पाई जाती है, इनर लेयर एंड आउटर में, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है लेस परमीबल होती है इन कंपेरिजन टू द आउटर मेम्ब्रेन। तो आप फिगर में यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको दिखाया जा रहा है आउटर मेम्ब्रेन और ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है इनर मेम्ब्रेन। देखिए द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। उसके अलावा फ्लैटेंड अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक मतलब सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ कुछ सैक्स है जिसको बोलते हैं हम लोग थाइलाक्वाइड। और थाइलाक्वाइड प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में। थाइलाक्वाइड आपस में स्टैक करके अरेंज करके फॉर्मेशन करते हैं ग्रेना का। और इनका स्ट्रक्चर होता है जैसे कि पाइल्स ऑफ कॉइन्स। थाइलाक्वाइड आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना और इंटरग्रेनल थाइलाक्वाइड। उसके अलावा देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि जिनको कहा जाता है स्ट्रोमा लेमेला। और स्ट्रोमा लेमेला आपस में थाइलाक्वाइड्स को, अलग अलग ग्रेना के थाइलाक्वाइड्स को ये कनेक्ट करते हैं। जो मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाक्वाइड होती है इनके अंदर स्पेस होता है थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमेन। इसको बोला जाता है ल्यूमेन। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है थाइलाक्वाइड। देखिए जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए यहाँ पर एंजाइम्स होती हैं स्ट्रोमा में। उसके अलावा यहाँ पर होता है स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। और उसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं। जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं थाइलाक्वाइड में। राइबोसोम जो यहाँ पे होता है वो स्मॉलर होता है, 70s होता है। और जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है वो होता है 80s। मतलब जो यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है वो होता है 80s और जो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो होता है 70s। चलिए अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की। देखिए जो राइबोसोम्स होते हैं ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एज अ डेंस पार्टिकल बाय द जॉर्ज पैलेट इन 1953। और ये बने होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए के एंड प्रोटीन के। और इन पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वो होता है 80s और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वो होता है 70s। और हर राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। जो 80s होता है इसका जो लार्जर सब यूनिट होती है वो होता है 60s और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो होता है 40s। अगर हम 70s राइबोसोम की बात करें तो इनमें जो लार्जर सब यूनिट होती है वो होता है 50s और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो होता है 30s। और इसमें जो एस रिप्रेजेंट कर रहा है वो करता है स्वेटबर्स यूनिट को, स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और इसमें जो सेडबर्ग यूनिट है जो एस है ये रिप्रेजेंट करता है, ये मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज को। ये इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज को। अगर हम बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम की बात करें तो ये दो सब यूनिट के बने होते हैं। देखिए यहाँ पे राइबोसोम दिखाया गया, ये आपको लार्ज सब यूनिट दिखाया गया, ये स्मॉल सब यूनिट। अब जब आपस में दोनों मिलेंगे तो ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करेंगे, 70s या फिर 80s। चलिए अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन क्या होता है? इट इज एन, ये फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं। ये हो सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। और कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। देखिए जो साइटोस्केलेटन का मेन फंक्शन होता है ये होता है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो आप ट्रिपल एम यहाँ पे याद रखेंगे। ट्रिपल एम से क्या हो जाएगा? मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। चलिए अब हम बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला की।
देखिए जो सिलिया एंड फ्लैजेला होते हैं ये क्या होते हैं, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, ये सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए हेयर लाइक कुछ स्ट्रक्चर है। जो सिलिया होता है फ्लैजेला के कंपेरिजन में स्मॉलर होता है और ये वर्क करता है एज अ लाइक ओर्स, चप्पू की तरह ये काम करता है, कॉजिंग मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। जब सिलिया का मूवमेंट होगा चाहे तो सेल का मूवमेंट होगा या जो इनके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स फ्लूइड पाए जा रहे हैं उनका मूवमेंट होगा। फ्लैजेला कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के मूवमेंट के लिए। ये जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होती हैं इनके अंदर भी फ्लैजेला पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक फ्लैजेला के कंपैरिजन में ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। देखिए जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है ये बना होता है फ्लैजेलिन नाम की प्रोटीन का, ये बना होता है फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन का, और जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला होता है ये बना होता है ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन का। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करने के बाद हमें ये पता चला कि जो सिलिया और फ्लैजेला होती हैं के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, और जो इनका कोर होता है इनको कहा जाता है एक्सोनिल। तो आप फिगर में यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको दिखाया गया है। सिलिया एंड फ्लैजेला का देखिए, ये मान लीजिए फ्लैजेला था, हमने इसको ऐसे काट दिया और फिर हमने आपको ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख सामने से जो आपको दिख रहा है इसको हम उठा करके सामने चिपका दिए, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए क्या क्या होता है, जो इनका कोर होता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोनी। आउटर मेम्ब्रेन आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया है यहाँ पे, और इनमें कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स एक तो पेरिफेरल पाए जाएंगे, मतलब किनारे पर पाए जाते हैं, उसके अलावा बीच में पाए जाते हैं। तो जो किनारे पर पाए जा रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जो बीच में पाए जाते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ये डपलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब ये जोड़े के फॉर्म में पाए जाएंगे, और जो सेंट्रल होता है ये सिंगलेट के फॉर्म में पाया जाता है। ये सिंगल होता है, सिंगलेट के फॉर्म में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, देयर कोर कॉल्ड एक्सोनियम possess a number of microtubules running parallel to the long axis। जो इनका एक्सोनियम होता है यूजुअली 9 डपलेट्स, जो पेरिफेरी में 9 डपलेट्स पाए जाते हैं माइक्रोट्यूबुल के, जो कि रेडियली अरेंज होते हैं, रेडियली अरेंज्ड माइक्रोट्यूबुल्स, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स। और सेंट्रल में एक पेयर एंड सेंट्रली अ पेयर ऑफ एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल्स। और इस टाइप की अरेंजमेंट को, एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबुल के अरेंजमेंट को हम रेफर करते हैं एज अ 9+2। तो 9 पेरिफेरी में हो गए और 2 हो गए सेंटर में, तो ये डपलेट के फॉर्म में हो जाते हैं, और ये अलग अलग पाए जाते हैं दो। जो सेंट्रल ट्यूबुल होता है इनको कनेक्ट किया जाता है ब्रिज के थ्रू, और इनको कवर किया जाता है एक शेड के थ्रू जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल शेड। देखिए ये जो आपको दिखाया जा रहा है इसको बोलेंगे हम लोग ब्रिज, और ब्रिज दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट करता है, और उसके अलावा इनके ऊपर एक कवरिंग पाई जा रही है और इस कवरिंग को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल शीथ, which is connected to one of the tubules of the each peripheral ducted by a radial spoke। देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल स्पोक। हर पेरिफेरल ट्यूब्यूल से एक रेडियल स्पोक निकलता है, और ये रेडियल स्पोक कनेक्ट होता है सेंट्रल शीथ से। इस तरह से हमारे पास 9 रेडियल स्पोक प्रेजेंट होते हैं। दस देयर आर 9 thus there are 9 radial spokes। The peripheral ductlets are also connected by linkers। देखिए जो पेरिफेरल डक्टेट्स होते हैं, ये है पेरिफेरल डक्टेट्स, ये भी है पेरिफेरल डक्टेट, और इनको कनेक्ट किया गया है स्ट्रक्चर के थ्रू, इसको बोलते हैं हम लोग लिंकर्स बोला जाता है, या फिर बोलते हैं इनको हम इंटर डपलेट ब्रिज, इसको बोलेंगे हम लोग इंटर डपलेट ब्रिज। बोथ सीलियम एंड फ्लैजेलम emerge from centriole like structure, जिसको बोलते हैं हम लोग बेसल बॉडी। सीलिया और फ्लैजेला emerge होता है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, और उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल बॉडी।
चलिए अब हम बात करते हैं सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स की। जो सेंट्रोजोम होता है एक ऑर्गेनेल है और ये कंटेन करता है, इट कंटेन्स, इनमें होते हैं टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर और इनको कहा जाता है सेंट्रियोल। तो इस तरह से दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग सेंट्रियोल। और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है लाइक द कार्ट विल। इस तरह से इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक दूसरे से ये परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं और ये सराउंडेड होते हैं बाय द अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इनको सराउंड किया जाता है बाय द अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इनका अरेंजमेंट होता है लाइक अ कार्टवेल। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बोथ centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel। और इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है कार्टविल जैसा। और ये बने हैं 9 इवेनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रेस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। मतलब इनमें पेरिफेरली 9 इनमें पेरिफेरली 9 माइक्रोट्यूबुल होते हैं इस तरह से। और जो यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट और ये बने होते हैं ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन के। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल्स इज अ ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट होते हैं और आपस में जो ट्रिपलेट लिंक्ड होते हैं ये होते हैं इंटर ट्रिपलेट ब्रिज के थ्रू। वहां पे आपने पढ़ा था इंटर डबलेट, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि दो माइक्रोट्यूबुल आपस में कनेक्ट होते हैं बाय द इंटर डबलेट ब्रिज। और यहाँ पर जो माइक्रोट्यूबुल होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इंटर ट्रिपलेट ब्रिज के थ्रू या लिंकर्स के थ्रू। और जो इनका सेंट्रल पार्ट होता है ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन्स ऑफ द सेंट्रियोल ये भी प्रोटीनेसियस होता है और इसको कहा जाता है हब। इसको बोलते हैं हब विच कनेक्टेड विद द ट्यूबुल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पोक। तो यहाँ पे होता है हब और यहाँ से निकलेगा रेडियल स्पोक और रेडियल स्पोक के थ्रू ये कनेक्टेड होता है हर माइक्रोट्यूबुल से। कनेक्टेड विद द ट्यूबुल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक। और ये भी बना होता है प्रोटीन का। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजेला। देखिए सेंट्रियोल फॉर्मेशन करता है सिलिया और फ्लैजेला का बेसल बॉडी एंड स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। और स्पाइंडल फाइबर से मिलते हैं हमें स्पाइंडल एपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल डिवीजन के दौरान ये स्पाइंडल एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एनिमल्स के अंदर सेल डिवीजन में हेल्प करता है।